बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों का साइकेट्रिक और सोशल कोच हूँ। आज का मेरा टॉपिक है सेक्स एंड स्ट्रेस। सेक्स एंड स्ट्रेस उन दो तलवारों की तरह हैं जो कि एक म्यान में नहीं रह सकती। आखिरकार इनमें इस किस्म की दुश्मनी क्यों पाई जाती है? हम जानते हैं कि 21वीं सदी स्ट्रेस की सदी है, सब लोग जानते हैं। लेकिन ये स्ट्रेस है क्या चीज? ये क्या बला चीज है स्ट्रेस? कहते स्ट्रेस तो बड़ा है जी, टेंशन बड़ी है, हर बंदा बड़ी टेंशन में, यहाँ के जानवर भी बड़ी टेंशन में है। लेकिन ये स्ट्रेस को पहले अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हमने लफ्ज़ सुना होता है, उसकी सही ग्रिप नहीं होती उसकी मीनिंग पे, उसके डीपर मीनिंग पे। स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि जब आपकी बॉडी या आपका जहन जब इसे किसी कड़े इम्तिहान में डाल दिया जाए तो ये किसी ना किसी तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करता है, यानी कि वो रिएक्शन देता है। उस रिएक्शन का नाम है स्ट्रेस। यानी कि जैसे कोई मेंटल स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा काम पड़ गया आपको, दिन रात काम हो रहा है, डेडलाइंस आपने मीट करनी है, पैसे का मसला पड़ गया हुआ है, ठीक है, मेंटल स्ट्रेस हो गया। फिजिकल स्ट्रेस है कि आप दिन रात काम कर रहे हैं, थक गए हैं, आराम नहीं मिल रहा, फिजिकल स्ट्रेस है। बायोलॉजिकल स्ट्रेस है, क्या है? ये आपके सामने कोई ना कोई बीमारी है, ये कोरोना ही है, जैसे और भी बीमारी हैं, ये बॉडी के ऊपर एक मुसीबत नाज़िल हो जाती है, तो ये बायोलॉजिकल स्ट्रेस है। फिर और ये सारा ये टॉक्सिन, ये सारी चीज़ें, पोल्यूशन, ये भी एक स्ट्रेस की एक शक्ल होती है। एक नॉइज़ है, ये भी एक स्ट्रेस है। तो ये हमारी बॉडी जो है उसको रिस्पॉन्ड करती है, तो उसको हम जो उसका मेंटल और इमोशनल रिएक्शन होता है टुवर्ड दैट नॉक्शियस स्टिमुलस जो कि इर्द गिर्द पाए जाते हैं, उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेस जो है ये एक बड़ी अहम चीज़ है, यानी कि अगर ये स्ट्रेस ना होता तो शायद इंसानी स्पीशी एक्सटिंक्ट हो जाती। आपको बता दूं कैसे, कि जैसे जब जंगल में रहते थे तो हर कोई ना कोई आफत आ जाती थी, कोई बला आ जाती थी, कोई शेर, कोई भालू, कोई सांप, कोई बिच्छू, कोई चीज़ आ जाती थी, तो इंसान अपना बचाव करता था। उस बचाव के लिए वो एकदम बहुत तेज़ी से भागता था या लड़ता था। अब उस रिएक्शन को हम कहते थे फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन। अब बॉडी हमारी इसके लिए प्रिपेयर होती थी कि फाइट करनी है या फ्लाइट करनी है। इसके लिए ज़्यादा ब्लड की सप्लाई चाहिए आपके लिम्स में, ठीक है, आपका इसके बाद मसल्स में टेंशन आ गई, खून का बहाव बढ़ गया, ठीक है, आप में फुर्ती आ गई, विजिलेंस आ गई, तो आपने उस मुसीबत से भाग के या लड़ के निजात पा ली। फिर वो चीज़ ख़त्म हो गई, चली गई, कहानी ख़त्म हुई, ठीक है। लेकिन आज का दौर बड़ा फ़र्क है। आजकल कहानी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि आजकल जो स्ट्रेस की जो शक्लें हैं वो कुछ ऐसी अनदेखे दुश्मनों जैसी हैं जो आपके सामने आके लड़ता तो है नहीं, लेकिन आपकी बॉडी वैसे ही अलार्म की फेज में रहती है, जैसे कभी वो टेम्परेरी तौर पे थोड़ी देर के लिए किसी ख़तरनाक जानवर को देख के अलार्म में आ जाती थी। अब क्या है, अब वो अलार्म बेल जो है वो कॉन्टीन्यूसली आपकी बॉडी के अंदर बोल रही हैं, ट्रा 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 जी। तो जनाब अब आपकी बॉडी जो है वो रेस्ट में जाती ही नहीं है, वो हर वक्त एक इमरजेंसी की फेज में लगी होती है। तो नतीजा ये निकलता है, इसका असर जो है वो आपका नेगेटिव होना शुरू होता है। यानी कि वो जो जैसे अगर एक इमरजेंसी लगती है किसी मुल्क में, बहुत ज़्यादा बड़ा मसला बन जाता है तो मार्च लॉ लग जाता है, तो लोग कहते हो यार बड़ा मसला बन गया, तो अच्छा हो गया मार्च लॉ लग गया, ठीक है, तो चलो मुल्क बच जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो लेकिन फिर क्या होता है कि वो मार्च लॉ जाता ही नहीं है, अब वो आपकी सोसाइटी को खाना शुरू कर देता है।
तो फिर जब वो मार्शाल्लाह चला जाता है तो फिर पाकिस्तानी कौम फिर उसका शुक्र अदा करती है, अल्लाह का। उसके आने पे भी शुक्र का अदा करती है और उसके जाने पे भी शुक्र अदा उसके कल में पड़ती है। इसी तरह ये स्ट्रेस है, जब ये एक दफ़ा आ जाता है तो ये फिर जाने का नाम नहीं लेता और ये जिस्म को मुख्तलिफ किस्म के मुज़र असरात इसके आने शुरू हो जाते हैं। तो और लेकिन ये जाता भी नहीं है, ये मुस्तकिल किसी न किसी तरीके से आपकी ज़िंदगी के साथ चिमटा रहता है। तो अभी हमें ये देखना है कि ये स्ट्रेस का जो सेक्स से क्या ताल्लुक है और क्यों और कैसे ये जो स्ट्रेस है ये आपके सेक्स को कोई ना कोई खराबी कर देता है, सेक्सुअल डिसफंक्शन जो है ये आपके अंदर पैदा कर देता है। यानी कि इन दोनों में आखिरकार चक्कर क्या है दिया, ये बात समझ नहीं है कि इन दोनों में जायज़ और नाजायज़ ताल्लुक है क्या। इसको समझेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि आपकी सेक्स का जो बहुत बड़ा दुश्मन है वो असल में स्ट्रेस है। तो मैं थोड़ी सी टेक्निकल गुफ्तगू करूँगा कि इसकी फिजियोलॉजी को समझें। हमारे ब्रेन के अंदर होता है HPA एक्सिस, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस, ठीक है। ये आप नाम से ना परेशान डॉक्टर बड़े बड़े मुश्किल नाम याद करते रहते हैं और लोगों को डराते रहते हैं। तो हाइपोथैलेमस से कुछ हार्मोन्स जो हमारे ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड यहाँ करके पिट्यूटरी का इधर इधर बीच में, तो वहाँ पर ये पहुँचता है। तो वहाँ से ये एक हार्मोन होता है कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, ये रिलीज होता है, CRF उसे कहते हैं, ठीक है। उससे आगे फिर एक और चीज़ पैदा होती है, ACTH कहलाते हैं। नामों पे ना जाएं आप, ना कंफ्यूज ना हो। लेकिन इनका जो नेट इफेक्ट है, जो HPA एक्सिस जो आपका इम्यून सिस्टम को ये मॉडिफाई करता है अंडर द स्ट्रेस रिस्पॉन्स, तो मैंने वो एक्सप्लेन करना है कि ये क्या आपके अंदर स्ट्रेस रिस्पॉन्स पैदा करता है और फिर स्ट्रेस रिस्पॉन्स आपकी कैसे बैंड बजाता है, ठीक है। और जब आपको समझ आएगी ये बैंड कैसी बजती है तो फिर समझ आएगी कि इस सूरत हाल में तो सेक्स तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अच्छा, बात ये कर रहे थे कि जब HTH स्क्रीट होता है तो फिर ये आगे दो इसके मुख्तलिफ पाथवेज होते हैं। एक पाथवे होता है कि HTH स्क्रीट हुआ और वो आपके एड्रीनल ग्लैंड की तरफ चला गया। एड्रीनल ग्लैंड आपको पता होगा, ये इसके वहाँ पर होते हैं किडनी के ऊपर एक ना पिरामिड की शेप के ऐसे करके ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ से दो अहम चीज़ें पैदा होती हैं। नंबर 1 एक आपका कॉर्टिजोल पैदा होता है और दूसरा आपका एड्रेनलिन पैदा होता है। यानी कि ये दोनों हार्मोन जो हैं उसके अंडर द इफेक्ट जो हैं वो ज़्यादा पैदा होते हैं और बॉडी के अंदर एक एमरजेंसी की फाइट और फ्लाइट की जो होती है फेज, उसको अनाउंस कर देती है। मसलन पहले हम देखते हैं कि नॉन एड्रेनलिन के क्या इफेक्ट्स आते हैं बॉडी के ऊपर। नंबर 1 आपका ब्लड प्रेशर उससे एकदम टेम्परेरी तौर पर इंक्रीज करता है, ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, मसल्स जो है वो आपके बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, ठीक है। आपके अंदर घबराहट, एप्रीहेंशन, दिल की धड़कन तेज हो गई, मुंह खुश्क हो गया, हाथ कांपने शुरू हो गए, पसीने आ गए, ठीक है, गुस्सा ज़्यादा चढ़ गया एकदम। तो ये सारे उसके अंडर द इफेक्ट ऑफ द एड्रेनलिन जो है ये आपके ऊपर ये इफेक्ट्स आने हैं। अब आ जाता है फिर कॉर्टिजोल। कॉर्टिजोल आपको पता ही है, इसको भी स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। ये स्ट्रेस को बेसिकली मैनेज करने में शुरू में ये आपको हेल्प करता है, लेकिन जब ये कॉन्टीन्यूसली ये हार्मोन्स पैदा होने शुरू हो जाए, जैसे मैंने बताया कि यहाँ की ज़िंदगी का लाइफस्टाइल ऐसा बन गया हुआ है कि जाती ही नहीं है, स्ट्रेस की कोई ना कोई शक्ल आपके सर के ऊपर चढ़ी ही रहती है, ठीक है। तो वो अब बॉडी में वो क्या क्या करेगा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जब बढ़ जाएगा आपके अंदर, मतलब वो आपका ब्लड प्रेशर खराब कर देगा, आपका एंडोथेलियल सिस्टम जो है जो कि वेसल्स को खोलता है उसको खराब कर देता है, नाइट्रिक ऑक्साइड की जो अवेलेबिलिटी है उसकी वजह से वो कम हो जाती है, ठीक है। फिर उसके अलावा आपकी फैट जो है बॉडी की वो बर्न नहीं होती और इंसान जो है मोटे होने शुरू हो जाते हैं, उनके पेट लटक जाते हैं, जिस्म के ऊपर फैट आनी शुरू हो जाती है, उसे स्ट्रेस फैट कहते हैं, यानी कि वो उसके ऊपर आनी शुरू हो जाती है। फिर आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस आप मेरे पहले लेक्चर देख चुके होंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ये 100 बीमारियों का पेशखैमा है, यानी कि जिसमें वेसल्स भी आपकी सख्त हो जाती हैं और आपकी
शुगर जो है वो हो जाती है बॉडी के अंदर, और उससे फिर जो मसले पैदा होते हैं वो सब इंसुलिन रेजिस्टेंस की बेस के ऊपर है। और ज़हनी बीमारियां, जिस्मानी बीमारियां बहुत सी जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ही होती हैं, जिसमें आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी शामिल है। तो ये नतीजा निकला कॉर्टिकोस्टेरॉइड का। फिर उसका आपका बैड कोलेस्ट्रॉल भी ये बॉडी के अंदर इसको ये बढ़ा देता है। तो ये अफेक्ट आते हैं जो कि स्टीरॉयड की वजह से आपकी बॉडी में आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब दूसरा पाथवे क्या है कि वही एसीटीएच जो है वो आपके अंदर एक दो हार्मोन होते हैं जिसमें कहते हैं एलएच एंड एफएसएच। एलएच जो है ये आपका टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में टेस्टिस को हुक्म देता है, लेगेट सेल्स को, तो वो ऑर्डर करता है उठो सोने वालों, टेस्टोस्टेरोन बनाओ, कपूरों का पानी बनाओ, मर्दानगी लाओ। ठीक है, अब क्या हुआ है, जब एसीटीएच बना तो वो मर्दानगी सारी जो है ना वो बननी कम हो गई। दूसरा एफएसएच क्या है, वो स्पर्म्स को जगाता है, बनो जाओ आगे प्रेगनेंसी करने के लिए, अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए जागो, होश करो, मूव करो। ठीक है, एफएसएच भी डाउन हो गया। अब हमने देखा है कि आजकल के दौर में कि लोगों में टेस्टोस्टेरोन भी कम होता जा रहा है और एफएसएच भी कम होता जा रहा है। अब देखें, ये क्रोनिक स्ट्रेस है। अब इसने बॉडी के अंदर क्या क्या करना शुरू कर दिया। एक तरह से आपकी बॉडी का जो फंक्शन था, वेसल्स को ख़राब किया, उनकी खुलने की ताकत को कम कर दिया, इन्फ्लेमेशन कर दी। और ये हैं वो रिस्क फैक्टर जिनको हम कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के रिस्क फैक्टर्स। ठीक है, सेकेंडली टेस्टोस्टेरोन जब कम हुआ तो क्या हुआ, फिर तो जनाब बेड़ा ही रुड़ गया। कैसे, टेस्टोस्टेरोन कम हुआ, आपकी ख्वाहिश खत्म हो गई, आपकी इरेक्शन पे उसके असरात आना शुरू हो गए, आपका जो स्पर्म काउंट है वो भी कम होना शुरू हो गया। और जब टेस्टोस्टेरोन कम होता है तो आपको बॉडी में हर जगह मनफी चीज़ें आती हैं, जैसे हड्डियाँ कमज़ोर, ब्लड की कमी, कॉग्निटिव ये मेमोरी ख़राब, यानी कि तकरीबन हर किस्म की जो बीमारी है वो टेस्टोस्टेरोन की कमी से वो आपकी नमूदार होनी शुरू हो जाती है, रेजिस्टेंस का लेवल आपका कम होना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब बात जहाँ ख़त्म नहीं होती, फिर एक और ड्रामा भी होता है। और ड्रामा ये होता है कि ये नॉन एड्रेनलिन और एड्रेनलिन जो है ये आपके जो प्रीनियल के मसल्स हैं बिटवीन द टू लेग्स, इनको ये टाइट कर देता है और ये सख्ती आ जाती है। नतीजा क्या निकला, लोगों के कमर में पीछे दर्द होनी शुरू हो जाती है, टांगों के बीच में दर्द होनी शुरू हो जाती है, और उनको प्री मैच्योर इजैकुलेशन उसकी वजह से हो जाता है। मैं एक वीडियो में इसको बता चुका हूँ जहाँ पर मैंने शॉक वेव का जिक्र किया था कि शॉक वेव कैसे आपके उन टाइट मसल्स को नरम कर देती हैं। तो ये टाइटनेस जो है ये भी नॉन एड्रेनलिन की वजह से आ जाती है। ये दोनों चीज़ें कर रही होती है, ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी कॉज कर रही है और ये आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन भी आपको कर रही है। अच्छा, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का एक और मैकेनिज्म भी है, वो क्या है, वो ये होता है कि यही नॉन एड्रेनलिन जो और एड्रेनलिन है ये आपके अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं जो आपके अंदर ऑर्गेज्म पैदा करते हैं, यानी कि उसकी जो पहली फेज होती है एमिशन की उसको ये एक्टिवेट करती है। ठीक है, तो वो जो एक अलार्म बल नहीं बोलती, ओ उठो अब तुम डिस्चार्ज होने वाले हो, अब खात्मा बिल खैर, अब ख़त्म समझो, ठीक है ना, बड़ा सेक्स हो गया, चलो फारग हो तुम, तो वो जो है ना एक्टिव हो जाता है। अब नतीजा निकलता है, बंदा चाहता है कि 5-10 मिनट लगाए और वो कहता है नॉन एड्रेनलिन छुट्टी, टाइम इज ओवर, चलो भाग जाओ। तो ये होता है उसके साथ। तो ये भी यानी कि स्ट्रेस की ही वजह से ये हो रहा होता है कि एंजाइटी हो रही है और उससे एड्रेनलिन जो है वो क्या कर रहा होता है, वो आपको ले जाता है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में। सो हमने देखा दोनों बीमारियां सुपरवीन कर गई, यानी कि उसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो गया और उसमें इंसान को प्रीमैच्योर इजैकुलेशन भी हो गया। अब हमारी जो एज बढ़ती है तो असूलन तो हमारी बॉडी में एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है। वो क्या होता है कि जब कॉर्टिकोस्टेरॉइड बढ़ता है, कॉर्टिसोल बढ़ता है, तो एसीटीएच जो मैंने पहले बात की थी वो कम होता है, सीआरएसएफ कम होता है और एसीटीएच कम होता है, तो वो खुद ब खुद एडजस्टमेंट होती है। लेकिन जब आप एक सिस्टम को इतना ओवरलोड रखते हैं विद एज खास तौर पे और स्ट्रेस की वजह से ये मैकेनिज्म भी उल्ट जाता है, यानी कि वो फीडबैक सिस्टम फेल होना शुरू हो जाता है। नतीजा निकलता है कि स्टीरॉयड
की जो लेवल है वो इंक्रीज करना शुरू होता है बॉडी के अंदर और इंक्रीज हो जाता है। सेकेंडली जो स्टीरॉयड जो है वो कहीं हवा में तो नहीं बनता, इसके लिए विटामिन सी चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, जिंक चाहिए, बेशुमार चीज़ें चाहिए होती हैं, ये बॉडी में डिप्लीट हो जाती हैं। और मैं बता चुका हूँ कि जैसे मैग्नीशियम की कमी से क्या कुछ होता है, जिंक की कमी से आपका इम्यून सिस्टम कैसे ख़राब होता है, सेक्स को कैसे नुकसान पहुँचता है, ये मैं पहले 2 वीडियो बना चुका हूँ जिंक पे और मैग्नीशियम पे, ठीक है। विटामिन सी को मतलब भी आप जानते हैं कि इसका क्या रोल है बॉडी के कोलेजन सिंथेसिस में और एज ए एंटीऑक्सीडेंट सारी चीज़ें, ठीक है। अब तीसरा एक और काम होता है, वो ये होता है कि जो स्टीरॉयड के जो रिसेप्टर होते हैं उनमें एक रेजिस्टेंस आ जाती है। ये एक नया ही काम होता है कि स्टीरॉयड बहुत पैदा हो रहा है लेकिन उसका रिस्पॉन्स कम आ रहा है। अब इसका मतलब स्टीरॉयड का अपना लेवल हाई हो रहा है और अपने ये साइड इफेक्ट पैदा कर रहा है। गुड इफेक्ट्स जो हैं वो कम पैदा हो रहे हैं। नतीजा क्या निकला है कि एक साइड से बॉडी आपको ऐसे शो कर रही है कि स्टीरॉयड बहुत ज़्यादा है, बहुत नुकसान हो रहे हैं, सब नुकसान हो रहे हैं। सेकेंडली दूसरी तरफ से सिग्नल दे रही है कि जनाब स्टीरॉयड तो है ही नहीं है, पैदा करो। और बंदा एक ऐसे विशियस साइकिल में फंस जाता है जहां उसको दोनों कहते हैं गंडे भी खाओ तो जुतियां भी खाओ, यानी कि स्टीरॉयड की कमी के नुकसान भी फेस करो और स्टीरॉयड की ज्यादती के भी जो मसाइल है वो तुम फेस करो, ठीक है। तो अब इन सारी चीज़ों की वजह से अब जो सेक्स है, सेक्स तो काम है एक रिलैक्सेशन का, एक इंजॉयमेंट का। इंसान ईजी है, वेले टाइम का काम है, यानी कि जब टोटली रिलैक्स, मैं खाना पीना या सेक्स करना या सोना, यानी कि ये उसी वक्त का जब टेंशन नहीं है, रिलैक्स है। तो जब ये स्ट्रेस आ गया तो सबसे पहले जिस चीज़ ने मुतासर होना है वो नींद ने भी नहीं होना, वो भूख ने भी नहीं होना, सबसे पहले तो सेक्स नहीं होना है। आप कैन यू कैन वेल इमेजिन कि आप सेक्स कर रहे हो और आपको लगे कि कोई बाहर 4 बंदे आपका इंतज़ार कर रहे हैं, क्या कहाँ से सेक्स होगा, ठीक है ना। तो या कोई और भी आपको टेंशन की बात होगी, जी जनाब मैंने अभी 10 मिनट 15 मिनट के बाद मेरे वो आने कारोबारी दोस्त आने, उन्हें मुझसे पैसे मांगने हैं, पैसे है नहीं है तो करूँगा क्या। तो स्ट्रेस जो जब चल रहा होता है तो सबसे पहले जो है ना सेक्स वो ऐसे भागता है जैसे कहाँ गुलेले से भागता है, यानी कि जब गुलेल देखता है कौवा तो भाग जाता है, इस तरह सेक्स भी आपसे दूर भाग जाता है। और सेकेंडली उसमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी आना शुरू होते हैं कि सेक्स आपका लॉन्ग टर्म लेवल पे भी ख़राब होना शुरू होता है, आपकी वेसल्स ख़राब होनी शुरू होती हैं, आपके टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन ख़राब हो जाती है, सो अराउजल ख़त्म हो जाता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन आ जाता है, बस स्ट्रेस आपके सेक्स का कर देता है बेड़ा खर्च। तो जनाब स्ट्रेस को कम करने के लिए आपने क्या करना है, इसके लिए अपनी मेरी वीडियो का जनाबे वाला इंतज़ार करना पड़ेगा। इंतज़ार, सबर, सबर सबर का फल मीठा। मैं आपको ऐसी टेक्निक्स इंशाल्लाह बताऊंगा जिसको इसका मैंने नाम रखा है पैरासिम्पथेटिक अप्रोच टूवर्ड द स्ट्रेस। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम हम कैसे एक्टिवेट करेंगे जो कि सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को अंडू करेगी, उसका मुकाबला करेगी, उसको रोकेगी, और फिर जब पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा तो सेक्स और बाकी चीज़ें भी बहाल हो जाएंगी। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मोहब्बत के लिए और शफा के लिए ये चैनल जो है हमने बनाया है और अल्लाह के फजल से बहुत तरक्की कर रहा है। यह आप लोगों की दुआओं का और आप लोगों की सपोर्ट का ही नतीजा है। बाकी खुश रहें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए खुशियाँ बांटें। डॉक्टर बरकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।